हेलो दोस्तों, संस्कार है इसके यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति। राइट, इस शिक्षा नीति के तहत कौन कौन से चेंजेस आने वाले हैं हम इस पे डिस्कस करेंगे। स्कूल एजुकेशन पे क्या चेंजेस आ रहे हैं, राइट, मिनिस्ट्री पे क्या चेंजेस आ रही हैं, और साथ ही साथ हायर एजुकेशन पे क्या चेंजेस आ रहे हैं हम उसको भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आप एजुकेशन पॉलिसीज की बात करेंगे तो 1968 में सबसे पहला एजुकेशन पॉलिसी या फिर एनपीई हमारे भारत में आया। राइट, ये एजुकेशन जो पॉलिसी था वो कोठारी कमीशन के सिफारिश पे लाया गया था। राइट, कोठारी कमीशन 1964-1965 में बनाया गया था, जिसके रिकमेंडेशन के बाद राइट इंडिया ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968 को या फिर शिक्षा नीति, पहली शिक्षा नीति लागू की थी इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा। राइट, उसके बाद राजीव गांधी की सरकार के द्वारा 1986 में एक नई शिक्षा नीति लाई गई या दूसरी शिक्षा नीति लाई गई। राइट, कब लाई गई तो 1986 में लाई गई। अब इस 1986 का जो एजुकेशन पॉलिसी थी इसको लास्ट टाइम 1992 में अमेंड किया गया था, संशोधित किया गया था। राइट, बट कहीं ना कहीं इस एजुकेशन पॉलिसी को लेकर बहुत डाउट्स थे और साथ ही साथ ये एजुकेशन पॉलिसी हमें वो नहीं दे पा रहा था जो हमें चाहिए था किसी भी देश के ग्रोथ के लिए। राइट, क्योंकि किसी भी देश के ग्रोथ को अगर आप देखें तो किससे जुड़ा हुआ है, एजुकेशन से जुड़ा हुआ है। एजुकेशन यूथ के एजुकेशन से जुड़ा हुआ है। राइट, तो मोदी सरकार ने इस पे बदलाव करते हुए दो कमीशन बनाए या दो कमिटीज बनाई। पहला कमेटी थी TSR सुब्रमण्यम कमेटी एंड दूसरी कमेटी बनाई थी डॉक्टर के कस्तूरंगन कमेटी। राइट, इन दोनों कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन दी और इन रिकमेंडेशन के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने एक नई पॉलिसी या ड्राफ्ट तैयार किया जिसे कह रहे हैं हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। राइट, अब इस एजुकेशन पॉलिसी के ड्राफ्ट तैयार करने के बाद इसको कहाँ लाया जाएगा, पार्लियामेंट में लाया जाएगा और पार्लियामेंट में इसे पास कराया जाएगा। इसे पास करने के बाद ये क्या बन जाएगा, एक लॉ बनेगा और ये लॉ बनने के बाद क्या होगा, फिर अप्लाई होगा सभी जगह। क्लियर है? तो चलिए हम आज समझते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी होता क्या है और इस पे क्या क्या चेंजेस किए जा रहे हैं और साथ ही साथ स्कूल एजुकेशन पे कौन से बहुत बड़े चेंजेस आ रहे हैं, हायर एजुकेशन पे कौन से चेंजेस आ रहे हैं, इन चीजों को भी हम समझते हैं। तो हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को डिस्कस करते हैं। राइट, हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट मीटिंग में इसे अप्रूवल दिया, किसे, एनपीई या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को, जिसका मेन एम क्या है कि रिफॉर्म लाना है कहाँ, स्कूल एंड हायर एजुकेशन पे। राइट, क्लियर है? अगर आप फॉरेन यूनिवर्सिटीज के रिपोर्ट्स देखें या फॉरेन कंट्रीज के रिपोर्ट देखें तो वो हमेशा ये कहते हैं कि इंडियन एजुकेशन राइट जॉब के लायक नहीं है। तो क्लियर है कि हमारा हायर एजुकेशन कहीं ना कहीं और स्कूल एजुकेशन आज रटने पे विश्वास रखता है, ये वाला सिस्टम है। राइट, तो इस सिस्टम को हटा के हम किस पे जाने वाले हैं, हम नॉलेज पे जाने वाले हैं कि हम नॉलेज पे ज्यादा फोकस करेंगे ना कि रट्टा मार के मार्क्स लाने पे। राइट, क्योंकि अब मार्क्स तो ले आते हैं बट नॉलेज गेन नहीं कर पाते। तो हम मेन इस पर्टिकुलर एजुकेशन पॉलिसी पे या फिर गवर्नमेंट इस एजुकेशन पॉलिसी पे जो डिस्कस करना चाहती है या करना चाहती है वो क्या करना चाहती है कि हम मार्क्स पे ध्यान ना दें, हम ध्यान किस पे दें, ओवरऑल ग्रोथ पे ध्यान दें। ओवरऑल ग्रोथ क्या होगा कि पर्टिकुलर बच्चे की नॉलेज भी बढ़ेगी और साथ ही साथ जो भारत सरकार कह रही है कि आत्मनिर्भर भारत, राइट, जिससे सरकार हमें बचपन से ही हमें उस तरह से ट्रेनिंग देगी एजुकेशन में कि हम खुद से बहुत अच्छी अच्छी चीजें आगे कर पाए। राइट, हम कहीं और जाकर जॉब के लिए या फिर पर्टिकुलर वर्क के लिए राइट घूमते ना फिरें। तो इस तरह से इस एजुकेशन पॉलिसी में डिस्कस किया जाना है। राइट, ये एजुकेशन पॉलिसी 1986 के एजुकेशन पॉलिसी को रिप्लेस करेगा कितने साल बाद, 34 साल बाद। मैंने आपको बताया था कि 1968 में हमने पहला एजुकेशन पॉलिसी बनाया, उसके बाद 86 में बनाया, उसके बाद 1992 में से अमेंड किया था। राइट, और अब नया जो एजुकेशन पॉलिसी है वो कब आ रहा है, 2020 में आ रहा है। क्लियर है? अगर आप स्कूल एजुकेशन को देखें, राइट, स्कूल एजुकेशन पे कौन कौन से बदलाव आ रहे हैं तो पहला पढ़ें आप, तो न्यू पॉलिसी एम टू यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन फ्रॉम प्री स्कूल टू सेकेंडरी लेवल विथ 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो या फिर सकल नामांकन अनुपात। राइट, तो यहाँ पे हमने एम क्या रखा है भैया कि हम इसे सब तक पहुंचाएं, एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन को हम हर बच्चे तक पहुंचाएं, ये हमारा एम है। कब तक, 2030 तक। क्लियर है? 100% क्या हो जाए, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हमारा हो जाए 100%। हमें कब तक पहुंचाना है, 2030 तक। क्लियर है?
अगर आप सेकंड पढ़ें तो एनईपी या फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 विल ब्रिंग 2 करोड़ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन बैक इनटू दी मेन स्ट्रीम थ्रू ओपन स्कूलिंग सिस्टम, राइट। मतलब 2 करोड़ बच्चे जो स्कूल छोड़ चुके हैं उन्हें हम फिर से स्कूल में लेकर आएंगे, किसके थ्रू? ओपन स्कूलिंग या फिर राइट ओपन स्कूलिंग सिस्टम के थ्रू। ओपन स्कूल में वो दाखिला लेंगे जो कि बहुत सारे माध्यम से पढ़ाई होगी इसकी, राइट। यहाँ पे हम डिजिटल इंडिया की भी बात करेंगे ओपन स्कूलिंग सिस्टम को लेकर, और उन 2 करोड़ बच्चों को स्कूल में जोड़ेंगे। क्यों? इन 2 करोड़ बच्चों को जब हम स्कूल में जोड़ेंगे तभी तो हम अपने 100% एम को 2030 तक क्या कर पाएंगे? अचीव कर पाएंगे। क्लियर है? अगर आप थर्ड पढ़ें, रीचिंग अप टू एटलीस्ट ग्रेड 5 टू बी इन मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज, नो लैंग्वेज विल बी इम्पोज्ड ऑन एनी स्टूडेंट। तो ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आप क्लास 5 तक की बात करें तो एटलीस्ट क्लास 5 तक क्लियर है कि आप जिस लैंग्वेज में, आपके राज्य में जिस लैंग्वेज या फिर आप जिस भाषा में क्लियर हैं, आपको जो भाषा अच्छी लगती है आप उस भाषा से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। आपके ऊपर कोई थोप नहीं सकता कि आप इंग्लिश ही पढ़िए, हिंदी ही पढ़िए एंड सो ऑन। क्लियर है? मतलब कोई तमिल का है, तमिलनाडु का है तो वो बिल्कुल तमिल से क्लास 5 तक पढ़ सकता है, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा या फिर कोई और लैंग्वेज को उसके ऊपर दबाव नहीं डाला जाएगा। क्लियर है? तो ये चीज यहाँ पे बात की गई है। तो 100% ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, 2 करोड़ बच्चे जो स्कूल छोड़ चुके हैं उन्हें फिर से स्कूल में लाना ओपन स्कूलिंग सिस्टम के थ्रू। एंड थर्ड पॉइंट हमने देखा कि ग्रेड 5 तक, एटलीस्ट ग्रेड 5 तक मदर टंग या फिर रीजनल लैंग्वेज में एजुकेशन देना, कोई भी लैंग्वेज को उनके ऊपर दबाव डालना नहीं है। क्लियर है यहाँ पे? अगर हम आगे देखें तो द करेंट 10+2 सिस्टम टू बी रिप्लेस्ड बाय 5 3 + 3 + 3 + 4, राइट, curricular structure corresponding to ages 3 to 8, 8 to 11, 8 to 14 and 14 to 18 years respectively. This will bring uncovered age group of 3 to 6 year under school curriculum, which has been recognized globally as a crucial stage for development of mental faculties of child. The new system will have 12 years of schooling with 3 years of आंगनबाड़ी and preschooling. इसको समझते हैं, राइट? तो अगर आप देखें तो यहाँ पे आप इस पर्टिकुलर चार्ट को देखिए तो ये है ओल्ड चार्ट। तो जो हम पहले प्री स्कूलिंग की बात करते थे उस पे हम कोई भी हमारा करिकुलम नहीं होता था, जो चाहता था वो पढ़ा देता था। आप देखिए तो कोई किड जी पे कोई कुछ और पढ़ा रहा है, किसी और स्कूल में कोई कुछ पढ़ा रहा है, तो वहां पे कोई स्ट्रक्चर नहीं थी कि स्टार्टिंग में जो नर्सरी, प्री प्राइमरी एंड प्राइमरी, ये जो 3 लेवल हैं या फिर आंगनबाड़ी है, राइट, तो प्री स्कूल वाला पार्ट जो है यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर नहीं होता था, जो चाहता था वो पढ़ाता था। बट अब ऐसा नहीं होगा। अब यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर, इसे हमने बोला है एक फाउंडेशनल है, यहीं से हम क्या करेंगे, एक आधार बनाएंगे बच्चों के पढ़ाई का, राइट। तो इसे हम देखिए, पहले क्या होता था, 10 अप टू 1 to 10 आप पढ़ते थे, उसके 2 साल होता था आपका 11th 12th। अब ऐसा नहीं रहा, अब क्या है 5 + 3 + 3 + 4 का सिस्टम। तो सबसे पहले 3 साल का जो आपका सिस्टम होगा प्री प्राइमरी होगा। प्री प्राइमरी का मतलब हो गया नर्सरी, प्री प्राइमरी एंड प्री स्कूल होगा, जो कि आप हो गया नर्सरी, प्री प्राइमरी एंड प्राइमरी। उसके बाद क्लास 1 and 2 एज फैक्टर क्या होगा, यहाँ पे एज होगा 6 to 8 वालों का। उसके बाद क्लास 3, 4 and 5 3 साल का जो होगा क्लास एज होगा 8 to 11 ग्रुप। उसके बाद फिर से 3 साल का 6 to 8, राइट, जिसमें पर्टिकुलर एज होगा 11 to 14। एंड उसके बाद फिर से 4 साल जो मैंने बताया आपको 5 + 3 + 3 + 4, इसमें होगा क्लास 9 to 12, राइट, जिसमें एज ग्रुप होगा 14 to 18। यहाँ पे एक और चीज बात की गई है, आपको तो मैंने बताया कि आप क्लास 5 तक, राइट, रीजनल लैंग्वेज में पढ़ेंगे, सबसे अच्छी चीज है। उसके बाद यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये दिखती है कि क्लास 6 से आपकी, राइट, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग या फिर वोकेशनल ट्रेनिंग चालू हो जाएगी। इसमें आप कोडिंग सीख सकते हैं, आपको जिस पर्टिकुलर फील्ड में इंटरेस्ट है आप उस एरिया में जाकर ट्रेनिंग ले सकते हैं बाहर, और वो सिर्फ ट्रेनिंग नहीं होगी, उस चीजों के मार्क्स आपके एग्जाम में जुड़ेंगे भी, आपके मार्कशीट में जुड़ेंगे भी। क्लियर है? तो इस तरह से ये पूरा सिस्टम चलेगा। तो अगर हम आगे देखें तो इस पे एम्फेसिस ऑन दी फाउंडेशनल ऑफ लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, राइट, हमें बच्चों के मूलभूत साक्षरता पे ध्यान देना है, लिटरेसी पे ध्यान देना है, क्योंकि वो उसका फाउंडेशन है, राइट, और न्यूमरेसी पे ध्यान देना है।
और हमें इस पे सेपरेशन नहीं रखनी है, नो रिजिड सेपरेशन बिटवीन एकेडमिक स्ट्रीम्स एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज वोकेशनल स्ट्रीम्स इन स्कूल। तो इस चीज को समझिए कि पहले क्या होता था कि स्कूल में एजुकेशन, म्यूजिक एंड गेम्स इसको अलग अलग तरीके से लिखा जाता था, बट अब ऐसा नहीं रहेगा। अब क्या कर रहा जा रहा है यहाँ पे कि स्कूल में जो एजुकेशन है, म्यूजिक है, गेम्स है, सभी चीजों को एक साथ देखा जाएगा। अगर बच्चा एजुकेशन पे अच्छा है तो गेम्स पे, अगर उसे गेम्स पसंद है तो गेम्स में भी अच्छा होना चाहिए, गेम्स के मार्क्स भी जोड़ेंगे उसके, तभी तो ओवरऑल ग्रोथ होगा, राइट। अगर वो म्यूजिक पसंद करता है तो म्यूजिक को भी जोड़ा जाएगा उसके मार्क्स में, राइट। और साथ ही साथ यहाँ पे अगर पढ़े आप वोकेशनल एजुकेशन टू स्टार्ट फ्रॉम 6th क्लास, राइट। इस चीजों को मैंने आपको बताया भी था कि हम 6th क्लास से बाहर ट्रेनिंग या फिर इंटर्नशिप स्टार्ट कर देंगे, जिससे क्या होगा कि बच्चे का ओवरऑल ग्रोथ होगा। क्लियर है। अगर बच्चा पसंद करता है कोडिंग तो वो किसी कंप्यूटर सिस्टम पे या फिर फॉर्म में जाकर वो चीजों को सीख सकता है। मतलब आप जिस फील्ड की नॉलेज रखना चाहते हैं, जिस चीजों की जानकारी रखना चाहते हैं, उस चीज की इंटर्नशिप ले सकते हैं। ये सारे मार्क्स आपके पर्टिकुलर मार्कशीट पे जुड़ेंगे भी। क्लियर है। और साथ ही साथ कि आपको ये हम क्लास 6 से तैयार कर रहे हैं इस एजुकेशन के थ्रू, राइट, कि बच्चे जब बड़े हों तो उन्हें पता हो कि आगे उन्हें क्या करना है। अगर आप आगे देखें, असेसमेंट रिफॉर्म्स विद दी 360 डिग्री होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड ट्रैकिंग स्टूडेंट प्रोग्रेस फॉर अचीविंग लर्निंग आउटकम्स। इस चीज को समझिए। तो हमें 360 डिग्री मतलब ओवरऑल प्रोग्रेस करना है बच्चों का। तो सिंपल सी बात है यहाँ पे जो मार्क्स आज हमें मिलता है, हम क्या करते हैं कि एग्जाम के पहले पढ़ लेते हैं और जाके एग्जाम पे लिख कर आते हैं और पास हो जाते हैं, लाइक दैट। अब ऐसा नहीं रहेगा। अब आपके जो मार्क्स मिलेंगे वो बहुत सारी चीजें होंगी, जिसपे आपने एग्जाम में क्या किया वो तो रहेगा ही रहेगा। साथ ही साथ आप भी अपने आप को मार्क्स देंगे, आपके फ्रेंड्स आपको मार्क्स देंगे, और साथ ही साथ आपको टीचर्स भी मार्क्स देंगे। और साथ ही साथ जो आपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पे भाग लिया है, पार्टिसिपेट किया है, उसके मार्क्स भी इस पे जुड़ेंगे। तो आपकी ओवरऑल क्या होगा, ग्रोथ होगा। क्लियर है। तो हम आगे देखते हैं। अ न्यू कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन NCFTE 21 will be formulated by the NCTE in consultation with NCERT by 2030। तो इस चीज को समझिए कि हम नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन NCFTE 2021 तक बनाएंगे, राइट। किसके द्वारा बन रहा है, तो NCTE के द्वारा। किसके हेल्प से, तो NCERT के हेल्प से, राइट। और साथ ही साथ देखिए यहाँ पे ऐसा क्यों किया जा रहा है, यहाँ पे ऐसा क्यों किया जा रहा है, बिकॉज हम बच्चों के ग्रोथ के बारे में बात कर रहे हैं, पर बच्चों को ग्रोथ कब होगा, जब टीचर अच्छे हों। तो टीचर्स को ट्रेनिंग देने का काम करेगा ये पर्टिकुलर सिस्टम, राइट। साथ ही साथ यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन भी बात कर दी गई है कि B.Ed डिग्री मिनिमम क्वालिफिकेशन होगी किसके लिए, टीचर्स के लिए, वो गवर्नमेंट टीचर हो या फिर प्राइवेट टीचर हो। क्लियर है। अब हम देखते हैं हायर एजुकेशन को लेकर। तो इस पे देखें, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो GER इन हायर एजुकेशन टू बी रेज्ड 50% by 2035 एंड 35 करोड़ सीट्स टू बी एडेड इन दी हायर एजुकेशन। तो यहाँ पे 29% अप्रोक्स आज GER है। अगर 2008 का डाटा देखें तो 2018 का डाटा देखें तो, राइट, जिसे 2035 तक हमें कहाँ लाना है, 50% में लाना है। और साथ ही साथ यहाँ पे हम हायर एजुकेशन पे 3.5 करोड़ सीट्स और भी ज्यादा ऐड करने की बात करेंगे। साथ ही साथ हम एक NETF ऑटोनोमस बॉडी बनाएंगे, नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम, जो कि क्या करेगा, आइडियाज को एक्सचेंज करने का काम करेगा। साथ ही साथ हमें टेक्नोलॉजी लर्निंग पे हेल्प करेगा, असेसमेंट करेगा, प्लानिंग करेगा एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इन चीजों को, ये एक ऑटोनोमस बॉडी होगा जो हायर एजुकेशन को क्या करेगा, एक तरह से हेल्प करेगा। क्लियर है। तो हम आगे देखते हैं। द पॉलिसी इनवाइजेस ब्रॉड बेस्ड मल्टीडिसिप्लिनरी होलिस्टिक अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन विथ फ्लेक्सिबल करिकुलर, क्रिएटिव एंड कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स। इस चीज को आप समझिए कि अब हमारा जो हायर एजुकेशन या फिर अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन होगा, ये फ्लेक्सिबल होगा कि आपको ये नहीं कि आप एक ही सब्जेक्ट ले सकते हैं, नहीं मैं सिर्फ अब साइंस पढ़ूंगा। अब आपके पास बहुत सारे रास्ते होंगे, आप साइंस भी पढ़िए, साथ ही साथ आप अदर चीजें भी लेकर पढ़ सकते हैं, राइट। और पढ़ाई के साथ साथ आपको बहुत अच्छी रिसर्च की चीजें होंगी, राइट। बहुत अच्छी अच्छी चीजें सिखाएंगे जो आगे आके काम हो, राइट। तो यहाँ पे देखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स, तो आप जो चाहें उन सब्जेक्ट को ले सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, अब हाँ यहाँ पे बहुत अच्छी चीज है। अगर आप देखें, आप जब इंजीनियरिंग कॉलेज में होते हैं तो आप ट्रेनिंग के लिए जब बाहर जाते हैं
तो आप ट्रेनिंग 15 दिन की करके आते हैं, बट उस ट्रेनिंग का कोई मतलब नहीं निकलता। बट अब ऐसा नहीं होगा, वो ट्रेनिंग आपके एजुकेशन का एक पार्ट होगा और वो मार्क्स आपके एजुकेशन पे जुड़ेंगे भी। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात की गई है मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स विथ अप्रोप्रिएट सर्टिफिकेशन। क्लियर है? तो यहाँ पे मान लीजिए आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, एक साल बाद आपने एक साल पढ़ाई की और आपने इसको कॉलेज छोड़ दिया। तो एक साल बाद अगर आज आप छोड़ते हैं तो आपको कोई कुछ नहीं दिया जाता, भैया आपने पढ़ाई छोड़ दी, खत्म। बट अब ऐसा नहीं होगा। अगर आप 4 साल की पढ़ाई कर रहे हैं, एक साल में पढ़ाई छोड़ देते हैं तो आपको मिलेगा सर्टिफिकेट। अगर आप 2 साल पढ़ाई कर लेते हैं तो आपको मिलेगा डिप्लोमा। अगर आप 3 साल की पढ़ाई पूरी कर लेते हैं तो आपको मिलेगा डिग्री। और 4 साल की पढ़ाई कर लेते हैं तो डिग्री प्लस रिसर्च की आपको सर्टिफिकेट मिलेगी। तो इस तरह से आपको चीजें चलती रहेंगी। और यहाँ पे अगर मान लीजिए आपने पढ़ाई छोड़ दी, अब मैंने अगर 4 साल का पढ़ाई लिया है, 1 साल पढ़ाई किया और पढ़ाई करने के बाद छोड़ दिया, मैंने 3 साल की पढ़ाई नहीं की। अब बाद में 10 साल बाद या 5 साल बाद मुझे मन करता है कि मैं फिर से पढ़ाई करूं, तो मुझे उस 1 साल को नहीं पढ़ना होगा, मुझे शुरुआत कहां से करनी होगी? सेकेंड ईयर से। क्यों? हमने एक एकेडमिक बैंक भी बनाया है ऑफ क्रेडिट, यहाँ पे जहां पे आपके क्रेडिट्स क्या हो जाएंगी? ऐड होती जाएंगी। यहाँ पे लिखा होगा कि इस बंदे ने 1 साल पूरा कर लिया है, इसके 3 साल बचे हैं। तो नेक्स्ट अगर आप 10 साल बाद पढ़ना भी चाहते हैं तो आपको केवल 3 साल की पढ़ाई करनी होगी, इस 1 साल को फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है? साथ ही साथ अगर आप यूजी एजुकेशन कैन बी of 3 and 4 year with multiple exit option and appropriate certification within predit, मैं आपको बताया। तो यहाँ पे आपके पास राइट एंट्री और एग्जिट के बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे। आप जब चाहें तब पढ़ सकते हैं, जब चाहें तब छोड़ सकते हैं। क्लियर है? तो आगे देखते हैं। मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज मेरू फॉर्म करना है हमें, जो कि आईआईटी और आईएम की तरह होगा और एक स्टैंडर्ड की यूनिवर्सिटी होगी जो सभी क्षेत्रों पे काम करेगी। राइट? साथ ही साथ हम नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाएंगे। जैसे अगर आप यूएस को देखें तो नेशनल साइंस फाउंडेशन वहां है जो कि साउंड साइंस पे रिसर्च का काम करता है। और उसी की तरह हम नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बना रहे हैं जो कि भारत में एपेक्स बॉडी होगी। किसके लिए? रिसर्च के लिए। रिसर्च के लिए एक कल्चर और बिल्डिंग तैयार करेगी जो कि बच्चे, अगर कोई बच्चा रिसर्च करना चाहता है तो उन्हें फंडिंग एंड ऑल ये प्रोवाइड कराएगा। क्लियर है? ये रिसर्च केवल साइंस को लेकर नहीं होगा, ये सभी फील्ड को लेकर होगा। क्लियर है? तो हम आगे समझते हैं। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, HCI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने अभी सुना होगा AICTE, UGC एंड सो ऑन, सब अलग अलग सिस्टम है। राइट? किसके? MHRD के अंदर आते हैं जो। तो पर्टिकुलर जो ये सिस्टम है, इन सारे कमीशन को हटा दिया जाएगा और एक बॉडी बनाई जाएगी HECI, जो सभी चीजों को रन करेगी, इंजीनियरिंग एंड सो ऑन। राइट? तो यहाँ पे HCI विल बी सेट अप एज अ सिंगल ओवरआर्चिंग अम्ब्रेला बॉडी दी फॉर इंटायर हायर एजुकेशन एक्सक्लूडिंग मेडिकल एंड लीगल एजुकेशन। यहाँ पे इस चीज को ध्यान रखना है कि हम सारे एजुकेशन सिस्टम जो AICTE, UGC एंड सो ऑन है, सारी चीजों को खत्म करके क्या बना देंगे? केवल HECI। बट यहाँ पे जो मेडिकल एजुकेशन और लीगल एजुकेशन है, इसको इससे अलग रखा जाएगा HECI से। राइट? अगर यहाँ पे पर्टिकुलर इसके वर्टिकल्स की बात करें तो HECI को किसमें बांटा गया है? NHERC जो कि रेगुलेशन का काम करेगा, GEC जो कि स्टैंडर्ड सीटिंग का काम करेगा। राइट? साथ ही साथ HEGC जो कि फंडिंग का काम करेगा, एक्रेडिटेशन का काम करेगा, NAC। तो इस तरह से इसके 4 वर्टिकल्स बनाए गए हैं। किसके? HECI के। क्लियर है? अगर हम अन्य चीजों को देखें तो यहाँ पे द सेंटर एंड द स्टेट विल वर्क टुगेदर टू इंक्रीज द पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन द एजुकेशन सेक्टर टू रीच 60% GDP। हाँ, यहाँ पे हमने एम रखा है कि हम अपने एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू अपने GDP का 6% तक पहुंच पाए। कहाँ पे? एजुकेशन को लेकर। राइट? और यहाँ पे एक और चीज डाटा दिया गया है कि NEP 2020 जो बनाया गया है वो 2 लाख से अधिक लोगों से सजेशन लेने के बाद बनाया गया है। यहाँ पे बताया गया कि 2.5 लाख ग्राम पंचायत, 6600 ब्लॉक्स, 6000 ULBs एंड 76 डिस्ट्रिक्ट्स से हमने क्या लिया? सजेशन लिया और उसके बाद इस पर्टिकुलर पॉलिसी को फॉर्म किया। यहाँ पे एक और चीज है कि यहाँ पे MPhil को खत्म किया जा रहा है। पहले क्या होता था कि MA करने वालों को MPhil करना होता था, MPhil के बाद वो कर सकते थे PhD, बट अब ऐसा नहीं रहा।
अब आप डायरेक्ट एमए करके क्या कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं। इसके लिए आपको एमफिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है? तो यहाँ पे अगर आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 अच्छी तरह से समझ में आ गया हो, राइट, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। थैंक यू सो मच।